हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। आज हम अपने इकॉनमी मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हैं और मैंने जो पहला लेक्चर लिया था इकॉनमी मॉड्यूल में वो नेशनल इनकम था। उसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ गए होंगे, आई होप। अब हम लोग आज दूसरा टॉपिक लेते हैं और ये है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति, राइट। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जैसे दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में, इकॉनमीज़ में मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ की सेंट्रल बैंक बनाती हैं, वैसे ही इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई, ये हमारी मौद्रिक नीति बनाती है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, बाज़ार में मनी का सर्कुलेशन ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, राइट। इसको इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्यों? तो मैंने इंग्लिश में लिखा है फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है उसका मेन काम क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज़ व्हाट, क्या होना चाहिए। क्यों ऐसा सवाल पूछा गया? क्योंकि अगर ये फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा होगा देन इट विल गिव राइज टू इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में करेंसी ज़्यादा हो जाएगी, किसी भी चीज़ की वैल्यू आप समझे, किसी भी चीज़ की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डाउन हो जाती है। और करेंसी की वैल्यू डाउन होने का अर्थ ही होता है इन्फ्लेशन। बात आ रही समझ में? तो अगर मार्केट में मनी का फ्लो, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मनी की जो वैल्यू डाउन हो जाएगी। यहाँ पर मनी की वैल्यू डाउन होने का अर्थ क्या है? मनी की परचेजिंग पावर डाउन हो जाना, मतलब रुपए में खरीदने की क्षमता घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आलू 1 किलो आलू 10 रुपये का मिल रहा है, राइट। अब इन्फ्लेशन हो गया है तो आलू मिल रहा है 20 रुपये का 1 किलो। इसका मतलब क्या हुआ? अब 10 रुपये में कितना आलू मिलेगा? आधा किलो। तो यही 10 रुपये जो पहले 1 किलो आलू खरीदने की क्षमता रखता था, यही 10 रुपये अब कितने आलू खरीदने की क्षमता रखता है? हाफ, आधा किलो, राइट। यानी आपने क्या देखा कि महंगाई होने की वजह से जो हमारी इंडियन करेंसी है, जो रुपए है, उसके खरीदने की क्षमता क्या हो गई? डाउन हो गई। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? इसमें मनी की खरीदने की क्षमता डाउन हो जाती है, राइट। तो अगर, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट में उसकी संख्या ज़्यादा हो गई। वैसे भी किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। मजाक के सेंस में आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप बाहर तैयारी के लिए रह रहे हो और बहुत बहुत दिन बाद घर जाओगे तो बड़ा लाड प्यार मिलेगा, और बहुत जल्दी जल्दी जाओगे, हर 15 दिन में पहुंच जाओगे तो डांट भी खानी पड़ सकती है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ मनी अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, उससे भी आम आदमी सफ़र करता है। इसी तरह अगर फ्लो ऑफ मनी बहुत कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पूंजीपति वर्ग है, उनको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, उनको लोन नहीं मिलेगा ईजिली बैंक से, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं मिलेगा। तो जब उनको लोन नहीं मिलेगा तो नई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, प्रोडक्शन नहीं लगेगी, मिल फैक्ट्री बंद होने लगेंगे तो लोगों का रोज़गार चला जाएगा, और रोज़गार चला गया तो आपके पास खाने को भी नहीं बचेगा। तो अगर फ्लो ऑफ मनी कम है मार्केट में तो स्लो डाउन हो जाता है, और अगर स्थिति नहीं संभली तो यही स्लो डाउन किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है अगर ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन के रूप में परेशान करेगा, अगर बहुत कम हो गया तो स्लो डाउन और आगे चल के रिसेशन के रूप में परेशान करेगा। इसलिए मार्केट में मनी का फ्लो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, और वो ऑप्टिमम लेवल क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो आरबीआई डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करने के लिए आरबीआई के पास दो तरह के बेसिकली टूल्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। तो बेसिकली जो आरबीआई यूज करता है वो क्वांटिटेटिव टूल्स ही होते हैं। कभी कभी जब क्वांटिटेटिव टूल से बात नहीं बनती, उससे क्वालिटेटिव टूल का यूज़ करना पड़ता है, बट बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव टूल का ही यूज़ देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल में क्या क्या होता है वो हम देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है CRR, मैं फुल फॉर्म बोलता जा रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, RR रेपो रेट, RRR रिवर्स रेपो रेट, PLR प्राइम लेंडिंग रेट। अब इसी को बेस रेट बोला जाता है, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक का नैरेटिव आप समझ चुके होंगे। तो आज जो हम अब पहला टॉपिक इसमें से शुरू करेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में से, तो क्या करेंगे? CRR करेंगे। और मेरी समझ से ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, राइट।
हमने क्या कहा कि आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, CRR। CRR, तो CRR का, ठीक है, CRR का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित, देखिए इकोनॉमी में आप टर्म इंग्लिश में सीखें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। नगद आरक्षित अनुपात। तो देखो ये CRR क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो बैंक जिनके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, ये सब क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, राइट। हम लोग RBI में खाता नहीं खुलवाते हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपने NDTL का, किसका, अपने NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, CRR। तो हिंदी में बोलता हूँ, नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL का एक निश्चित भाग कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना होता है, और यह RBI के पास रखा हुआ धन कॉमर्शियल बैंक द्वारा अन्य किसी यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो डेफिनेशन आपने सीख लिया, एक में क्या हो गया कि अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, कहाँ पे रखना होता है, RBI में रखना होता है। क्या ये दोबारा यूज हो सकता है किसी काम में, नहीं हो सकता। इतना समझ गए। यहाँ पे एक नया टर्म आपको मिला कि व्हाट इज़ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। देखो इसमें दो चीज़ हैं, डिमांड और टाइम और लायबिलिटी। नेट मतलब तो शुद्ध होता है, ठीक है। तो देखो अब समझो लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी देखो हिंदी में इसका अर्थ होता है देयता या जिम्मेदारी, ठीक है। तो देखो हम लोग जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, एक्चुअली में बैंक की पूंजी नहीं है, वो उसकी एसेट, उसकी कैपिटल नहीं है। क्यों, हम जब भी मांगेंगे बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा बैंक में जो भी डिपॉजिट किया जाता है, तो उनके यहाँ जो डिपॉजिट मनी होती है कस्टमर के द्वारा, उससे हम क्या बोलते हैं, वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी बैंक से मांगा जाएगा उसे देना पड़ेगा। वो लायबिलिटी फिर दो तरह की हो सकती है। बैंक में जो हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं उसकी लायबिलिटी दो तरह से हो सकती है। एक को हम लोग बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, और एक को बोलते हैं हम लोग टाइम लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी का अर्थ क्या होता है कि हम जब चाहें तब बैंक से डिमांड करेंगे। जैसे मुझे कल ज़रूरत है, मैं कल जाऊंगा, बैंक को कल देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड लायबिलिटी। एक होती है कि हम बैंक से पैसा मांग तो सकते हैं लेकिन कभी भी नहीं, वो एक टाइम है। जैसे आप FD करते हो, तो जब FD आपका मैच्योर हो जाता है तभी मांग सकते हो। तो मांग सकते हो बट एक सर्टेन टाइम के बाद, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी। तो ध्यान रखें कि आपका जो SB जनरल अकाउंट होता है और जो करेंट अकाउंट होता है, इसमें इसके तहत हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं। और टाइम लायबिलिटी क्या हो जाएगा, जो FD और RD हम लोग करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इनको हम लोग टाइम लायबिलिटी कहते हैं। तो CRR समझ गए क्या है, कि बैंक को उनके यहाँ जो पूंजी जमा है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, जिसको हम लोग NDTL कहते हैं, उसका सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना होता है। तो देखो मान लो कि बैंक के पास टोटल 100 रुपये हैं, उसमें से 4 रुपये उसने कहाँ रख दिए, RBI के पास रख दिए। इसका अर्थ क्या होगा कि अब बैंक कम से कम उस 4 रुपये को तो दूसरे को लेंड नहीं कर पाएगा, उधार नहीं दे पाएगा। तो इसका यूज कहाँ पर होता होगा, समझो कि अगर RBI को लगता है कि मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया है, राइट, तो मार्केट में जो मनी का फ्लो होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इन कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू हो रहा है। भाई हमारा पैसा भी इन्हीं के पास जमा है, उधार भी लेने जाना है तो बैंक के पास जाना है। तो अगर RBI को लगता है कि मार्केट से मनी के फ़्लो को कम या ज़्यादा करना है, तो अगर वो चाहेगा कि मार्केट में करेंसी ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो कम करना चाहेगा फ़्लो को। और फ्लो को कम करने के लिए क्या करेगा, वो CRR को बढ़ा देगा। जब CRR बढ़ेगा यानी कि कॉमर्शियल बैंक को अब ज़्यादा पैसा RBI के पास गिरवी रखना, RBI के पास रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में। तो जब इनका ज़्यादा पैसा RBI के पास रिजर्व हो जाएगा तो उधार देने के लिए ज़्यादा बचेगा ही नहीं। और जब वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए नहीं बचेगा तो मार्केट में मनी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आप CRR समझ गए
किस फॉर्म में होता है, सर्टेन परसेंटेज, किसका सर्टेन परसेंटेज, कहाँ रखना होता है, आरबीआई में रखना होता है, क्या यूज हो सकता है कहीं और नहीं यूज हो सकता है। सीआरआर कब बढ़ाया जाएगा, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। सीआरआर कब घटाया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जब मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाना हो या मंदी की स्थिति हो, पैसा ना हो बिल्कुल बाजार में, तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करने के लिए सीआरआर को डाउन कर देंगे। तो मेरी समझ से सीआरआर आप समझिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ये क्या है हमारा, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। देखो ये क्या होता है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है, अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में, देखो यहाँ भी एनडीटीएल है, का सर्टेन परसेंटेज किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है। क्यों रखना होता होगा, अब जरा एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों रखें भाई। तो सवाल ये है कि जो पूरी बैंकिंग प्रणाली है वो विश्वास पे चलती है। कैसे, जैसे मुझे लगता है कि मेरे घर में मेरा पैसा सेफ़ नहीं है, ठीक है, या मेरे घर पे रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझसे यूज ही हो जाएगा, तो इस पैसों को बैंक में रख देते हैं, राइट। तो हम बैंक में रख दिए किस विश्वास के साथ, कि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम बैंक जाएंगे और बैंक हमारा पैसा हमें दे देगा। बैंक कभी ये नहीं कहता सॉरी हमने आपका पैसा यूज कर लिया, राइट। ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है इसी ट्रस्ट पे चल रहा है कि हम जब जाएंगे मिल जाएगा। हाँ, पैसा हम अपना पड़ोसी को दे सकते थे, लेकिन पड़ोसी को देने में ये दिक्कत होती है कि पड़ोसी कल को ये बोल सकता था यार आपने बताया नहीं, मैं तो आपका पैसा कहीं और यूज कर दिया हूँ, राइट। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इसी विश्वास के नाते हम लोग बैंक पे पैसा जमा करते हैं। तो कभी भी कस्टमर द्वारा की गई डिमांड को बैंक पूरा कर सके, जो अपना कस्टमर ने वहाँ पैसा रखा हुआ है उस डिमांड को तभी पूरा रख सकता है बैंक, जब बैंक हमेशा अपने पास एक सर्टेन परसेंटेज अपने एनडीटीएल का किस फॉर्म में रखे, लिक्विड फॉर्म में। देखो लिक्विड क्या होता है, जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरलता मनी के सेंस में, तो उसका अर्थ होता है कि आपने देखा होगा कि पदार्थ की मूलभूत 3 अवस्थाएं होती हैं। जो किसी भी जो मैटर होता है उसकी 3 बेसिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसमें जो लिक्विड होता है, तरल होता है, उसकी खासियत क्या होती है, इसमें रूप परिवर्तन की क्षमता होती है। जैसे ऐसे समझो मिल्क है, अगर इसको ग्लास में भर दोगे तो ग्लास का शक्ल ले लेगा, लोटे में भर दोगे तो लोटे की शक्ल ले लेगा, बाल्टी में भर दोगे तो बाल्टी की शक्ल ले लेगा। इसी तरह आपके पास मान लो 10 रुपये का सिक्का है, राइट। आप इससे चाहे तो बिस्किट में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो इससे चॉकलेट ले लो, चाहे तो इससे पेन ले लो, चाहे तो इससे मार्कर ले लो, कभी भी ईजिली कन्वर्ट हो सकता है किसी भी फॉर्म में। तो जैसे तरल में रूप परिवर्तन की क्षमता होती है, ऐसे ही हमारा जो बैंक नोट और करेंसी होते हैं इनको ईजिली कभी भी किसी भी रूप में चेंज किया जा सकता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बैंक नोट और करेंसी को हम लोग मोस्ट लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एसएलआर क्या है, बैंक को अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में, जैसे सीआरआर में कैश फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में अपने ही पास रखना होता है, ताकि कस्टमर के द्वारा कभी भी की जाने वाली डिमांड को वो पूरी कर सके। और ये जो कस्टमर का ट्रस्ट है बैंकिंग के ऊपर, ये ट्रस्ट मेंटेन रहे। देखो इसमें क्या क्या शामिल होता है समझो जरा। तो वहाँ पे सीआरआर में केवल और केवल कैश था, एसएलआर में देखो क्या क्या शामिल है। एसएलआर में आपका इसमें कैश शामिल रहता है, और इसमें गोल्ड शामिल रहता है, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल रहती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल रहती हैं, ठीक है। तो देखो अभी जो दीदी ये दिख रहा है, हाँ, तो देखिए जरा, इसमें 3 चीज़ें हैं, कैश है, गोल्ड है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। तो अब बैंक वाले होशियारी क्या करते हैं, सीआरआर में तो कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास, पूरा कैश के फॉर्म में रखना था। अब जब कस्टमर बैंक जाएगा पैसा मांगने, तो वो उधार में गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स नहीं मांगता है, इनको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ। वो ये उधार नहीं मांगता। अगर आप बैंक जाओगे तो क्या मांगोगे, आप कैश मांगोगे, ठीक।
तो बैंक क्या करते हैं, एसएलआर में उन्हें जो रखना होता है उसमें से वो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स का वेटेज बढ़ा देते हैं और कैश को कम से कम रिजर्व करके रखते हैं। यानी एसएलआर में यहाँ पे बैंक क्या कर रहे हैं, अपने कैश को ज़्यादा रिजर्व नहीं करते। रिजर्व किसको करते हैं, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, नंबर एक। तो यानी कि इनका कैश बच गया उधार देने के लिए, मार्केट में फ्लो को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जैसे सीआरआर में जो भी रखा था उसको कहीं भी यूज नहीं हो सकता था, तो एसएलआर में रखे गया जो भी एनडीटीएल का परसेंटेज होता है वो और भी जगह यूज हो जाता है। जैसे अभी आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि बैंक जब एमएसएफ के तहत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो एसएलआर के अंतर्गत जो उन्होंने ये गिरवी रखा है, कोलेट्रल रखा है, ये फिर से एमएसएफ में यूज हो जाता है। तो देखो, एमएसएफ के तहत शॉर्ट टर्म के लिए जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो एसएलआर में रखी गए वो जो कोलेट्रल होता है उसका यूज कर लेते हैं, जो कि सीआरआर में यूज नहीं होता था। इससे एक सवाल आया सामने कि क्या मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक बहुत अच्छे टूल के रूप में एसएलआर का यूज कर सकता है? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, इसलिए एसएलआर मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का एक अच्छा माध्यम नहीं माना जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। तो हमने सीआरआर जान लिया, हमने एसएलआर जान लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आरआर। आरआर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, तो आप देखिए बहुत उन्मुक्त वातावरण में पढ़ रहे हैं। छत में मैं वीडियो बना रहा हूं और इसमें आप ट्रेन का हॉर्न भी सुन रहे हैं, राइट। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज किया था अपना वीडियो क्योंकि बगल से ट्रेन गुजर रही थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को आते हैं, आरआर दैट इज़ रेपो रेट। तो देखो रेपो रेट क्या होता है कि हमारे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं दैट इज़ कॉमर्शियल बैंक जैसे बीओबी, पीएनबी, ये लोग अपने शॉर्ट टर्म के लिए उधारी लेने जाते हैं आरबीआई के पास। ये अपने शॉर्ट टर्म की ज़रूरतें उधारी की किससे पूरी करते हैं, आरबीआई से। तो जिस रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए इन कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट इज़ द रेट बाय विच आरबीआई लेंड्स द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म। इज़ दैट वेरी क्लियर? आप रेपो रेट समझ चुके होंगे। अब फिर से वही चीज़ कि अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा होगा, आरबीआई से कम करना चाहेगा, है ना। तो अगर फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है और आरबीआई इसे कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्या करेगा बताएं, वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट कौन सा रेट है? फिर से वही चीज़ कि अगर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से मिलने वाला जो पैसा है, जिस ब्याज दर पे मिलता है वो रेपो रेट है, अगर ये ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो जाहिर सी बात है कि जब कॉमर्शियल बैंक को खुद ही आरबीआई से पैसा महंगा मिल रहा है, ज़्यादा ब्याज दर पे मिल रहा है, तो आपको कम ब्याज दर पे लोन नहीं देगा। यानी कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होंगे, है ना, वो अपना जो इंटरेस्ट रेट होगा, लेंडिंग रेट होगा, जो लेंडिंग रेट कहें या हम कहें इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा देंगे, है ना। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक्स अपने उधार दिए जाने वाली जो ब्याज दर होती है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब ब्याज दरें ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या आप लोन लेने का सोचेंगे? जिसको बहुत ज़रूरत है, बहुत उसका इमीडिएट कोई कॉज है, तो वो तो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन एक आम आदमी, अगर ब्याज बहुत महंगा है, बैंक के द्वारा जो चार्ज लिया जाना है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आम आदमी या हम आप लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। और जब हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में मनी का फ़्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए
जो सबसे इफ़ेक्टिव टूल माना जाता है मार्केट में मनी की फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो रेपो रेट माना जाता है। और शायद इसीलिए रेपो रेट को कई बार पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि रेपो रेट किस कंडीशन में बढ़ाया जाएगा, जब मार्केट में मनी का फ़्लो ज़्यादा होगा, उसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो जब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा मिलेगा तो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। उनके द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने से लोन की डिमांड कम हो जाएगी, और जब लोन की डिमांड कम होगी तो मिल फैक्ट्री भी कम लगेंगी। इससे कहीं ना कहीं मनी का जो सर्कुलेशन है मार्केट में कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लो कि मार्केट में मनी का फ़्लो कम है, आरबीआई चाहता है कि मनी का फ़्लो और बढ़ जाए, तो रेपो रेट को डाउन कर देगा। रेपो रेट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग किस में आते हैं, अब हम लोग आते हैं रिवर्स रेपो रेट में। तो देखो, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं अपना जो पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, इस पे आरबीआई इनको रिटर्न भी देता है। तो कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा आरबीआई के पास जमा की गई पूंजी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है, जो रिटर्न होता है, वो क्या होता है, वो RRR होता है। ये सदैव RR से कम होगा, राइट। जैसे इस समय अभी ध्यान रखें कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनका हर 2 महीने में रिवीजन किया जाता है, रिवाइज की जाती है। जैसे अभी जो हमारा रेपो रेट है वो 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.65% है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो तक आप समझ चुके हैं। हम लोग अपने अगले जो टॉपिक होगा उसमें कुछ